हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो देखिए, बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजियोलॉजी का, और इससे बहुत क्वेश्चन पड़ता है। कहाँ पर? वो नीट पर पड़ता है। तो आप अच्छे से समझना और कुछ चीज़ें याद करने के लिए, तो इसको भी याद करना है और मैकेनिज्म को समझना है। और हम समझने के बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर नीट का आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं सर्कुलेशन पर। देखिए, सर्कुलेशन क्या होता है? सिंपली द सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट मतलब क्या होता है? सिंपली घूमना। क्या घूमता है? ये बॉडी फ्लूइड घूमता है। ये बॉडी फ्लूइड मतलब क्या होता है? मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड जैसा होता है, इसको भी हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड। देखिए, याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर दो तरफ का बॉडी फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। तो इस दो तरफ का ही वो बॉडी फ्लूइड होता है। तो मतलब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्या मतलब क्या हो गया कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड द लिम्फ, मतलब ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन को ही हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये बॉडी फ्लूइड क्यों सर्कुलेट होता है, मतलब सर्कुलेट होने के लिए क्यों चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि लेट सपोज हमारे बचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे चाहिए? दो तरफ से चाहिए। एक होता है न्यूट्रिएंट, एक होता है ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट भी चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिएंट मतलब क्या हो गया? मान लीजिए हम खा लिए, कुछ भी खाना खा लिए, और डाइट में जो भी खाना है खा ली। अब खाने के बाद वो कहाँ पहुँच गया है? पेट में पहुँच गया है। अभी आप सोचोगे पेट में तो पहुंच गया, मतलब डाइजेशन भी हो गया। डाइजेशन मतलब क्या हो गया? अगर कार्बोहाइड्रेट होगा खाने में तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो डाइजेशन होके क्या होगा? सिंपलेस्ट होगा, मतलब क्या होगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन डाइजेशन होके क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। मान लीजिए फैट होता है, तो फैट डाइजेशन होके क्या होता है? वो फैटी एसिड हो जाएगा। तो ये सब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हो गए, और मतलब उसका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद क्या चाहिए? देखिए, हमारे डिफरेंट टिश्यू के लिए खाना चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। मान लीजिए हमारे लीवर को या किडनी को या लंग्स को भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। लेट सपोज ग्लूकोज चाहिए। अभी वो ग्लूकोज कहाँ पर है? पेट पर है, मतलब इंटेस्टाइन पर है या फिर स्टोमक पर है। अब वो ग्लूकोज वो पेट से कैसे जाएगा? लीवर के पास। वो ग्लूकोज या अमीनो एसिड वो कैसे जाएगा? पेट से कहाँ पर? लंग्स के पास। कैसे जाएगा? वो किडनी के पास। कैसे जाएगा? बाय द बॉडी फ्लूइड, मेनली बाय द ब्लड। सो इसीलिए ब्लड सर्कुलेट होना नहीं चाहिए, मतलब सर्कुलेट होना ही चाहिए। मतलब ब्लड अगर सर्कुलेट होगा तभी वो ब्लड के साथ ही सर्कुलेट होके पेट से जाके लीवर में चला जाएगा, पेट से किडनी चला जाएगा, पेट से लंग्स चला जाएगा। क्योंकि हमारा बॉडी फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हमेशा बहता ही रहता है। तो क्योंकि बहता ही रहता है तो इस मॉलिक्यूल क्या हो गया? न्यूट्रिएंट जो हो गया वो ब्लड के साथ बहते हुए अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेट होना जरूरी है। तो एक हो गया न्यूट्रिएंट। सेकंड हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? देखिए, आप ऑक्सीजन मतलब इनहेल करोगे तो कहाँ पर जाएगा? लंग्स पर। अब ऑक्सीजन लंग्स पर तो चला गया, लेकिन सभी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, मतलब किडनी टिश्यू को भी ऑक्सीजन चाहिए, वो लीवर को भी चाहिए, सभी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। अभी वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? वो भी ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। मतलब फ्रॉम द लंग्स वो ऑक्सीजन जो है कि मतलब सभी टिश्यू के पास कैसे पहुंचेगा? बाय द ब्लड। तो बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेट होना बहुत बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए ही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को मिला के बोला जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड ही वो सर्कुलेट होता है और सर्कुलेशन के थ्रू ही हम एनर्जी पाते हैं। अब न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन क्या हो गया? सभी टिश्यू के पास पहुंच गया, तो अभी हमारे पास वो एनर्जी आ गया। तो इसलिए सर्कुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर एनी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये आप मान लीजिए, तो अभी बॉडी फ्लूइड जो हो गया ब्लड एंड द लिम्फ, और इसके थ्रू वो क्या हो गया? सर्कुलेशन हो गया। अभी क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू वो सर्कुलेशन होता है और दो तरफ का बॉडी फ्लूइड होता है, तो इसीलिए सर्कुलेशन क्या हो गया? सर्कुलेशन
दो तरफ का होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब किस टाइप का बॉडी फ्लूइड होता है। एक होता है ब्लड, तो इसलिए इसको बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। CS मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ओनली ब्लड जाएगा, मतलब ब्लड ही सर्कुलेट होगा। एक हो गया लिम्फ, अब लिम्फ के थ्रू जो सर्कुलेशन होगा उसको हम बोलेंगे लिम्फाटिक सिस्टम, लिम्फाटिक सिस्टम। ओके, अभी वो दोनों तरफ का सिस्टम हो गया, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्लड हो जाएगा, और लिम्फाटिक सिस्टम में क्या सर्कुलेट होगा, वो लिम्फ होगा। अभी ब्लड सर्कुलेटरी में ब्लड के साथ और क्या चाहिए, देखिए ब्लड के साथ एक हार्ट भी होना चाहिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ट भी होना चाहिए। और हार्ट के साथ और क्या चाहिए, वेसल्स चाहिए। वेसल्स क्या होता है, देखिए वेसल्स तीन तरफ का होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, एक होता है कैपिलरी। तो ये तीन तरफ का वेसल भी वो चाहिए। तो ब्लड, हार्ट एंड द वेसल, ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी लिम्फाटिक सिस्टम में आ जाइए, एक हो गया लिम्फ, लिम्फ के साथ क्या हो गया, एक हो गया लिम्फ वेसल, एंड नेक्स्ट हो गया लिम्फाटिक कैपिलरी, लिम्फाटिक कैपिलरी। तो मतलब क्या हो गया, लिम्फ में लिम्फाटिक सिस्टम में क्या हो गया, लिम्फ आ जाएगा, लिम्फाटिक वेसल आ जाएगा, लिम्फाटिक कैपिलरी हो जाएगा। तो अभी इस सभी को अगर समझ लेंगे, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फाटिक सिस्टम को अगर समझ लेंगे तो आप क्या समझ लेंगे, सर्कुलेशन ही समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी हम एक एक करके समझेंगे, पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे, उसके बाद ही वो हम लिम्फाटिक सिस्टम में जाएंगे। तो पहले हम जाते हैं ब्लड के ऊपर, अभी ब्लड को अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए। पहले आ गया ब्लड। देखिए ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखना, मतलब ये चीज पॉइंट को याद रखना, ये बहुत बार पड़ता है। एक हो गया कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या हो गया, दोनों को जो कनेक्ट करता है इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, लिगामेंट, जैसे हो गया टेंडन, ये सब क्या हो गया, लिगामेंट, टेंडन, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे ही ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू है, इसका मतलब उसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, मेजोडर्म हो जाएगा। मेजोडर्म क्या होता है, देखिए अगर हम जर्म लेयर के बारे में बोलेंगे और बॉडी कैविटी के बारे में बोलेंगे, हम क्या है, हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, याद रखना ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो हम अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब क्या हो गया, बॉडी कैविटी हमारे तीन है, तीन क्या क्या है, अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो बाहर को क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, मिडिल को बोलेंगे मेजोडर्म, और अंदर वाला को बोलेंगे एंडोडर्म। तो हमारे अंदर तीन तरफ का बॉडी कैविटी होता है, इसलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक, हम मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब वर्टिब्रेट ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और भी बहुत कुछ होता है, हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कौन कौन एग्जैक्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इतना याद रखिएगा कि हायर एनिमल्स जो है एनिमल किंगडम में वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अभी वो जो एक्टोडर्म में भी कुछ ऑर्गन बनता है, मतलब पहले जब जर्म लेयर होता है इसी तीन लेयर से ही सभी ऑर्गन बनता है, सभी कुछ भी बनता है, जो भी बनता है इस तीन लेयर से बनता है। मतलब एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बनता है, मेजोडर्म से कुछ ऑर्गन बनता है, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन बनता है। अभी वो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ से बनेगा, वो मेजोडर्म से, बहुत से याद रखना। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी आता है मतलब मैक्सिमम चीज वो कहाँ से ओरिजिन होता है, मेजोडर्म से ओरिजिन होता है। ये बहुत बार पढ़ा है, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कहाँ से ओरिजिन होता है, ये दोनों को बहुत बार पढ़ा है, तो इसलिए हमेशा अच्छे से याद रखना। एक होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सेकंड होता है मेजोडर्म से ओरिजिन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर उसका कलर देखेंगे ब्लड तो क्या होगा, ओपाक रेड कलर उसका क्या हो गया, ओपाक रेड कलर उसका कलर हो गया। अगर पीएच देखोगे, पीएच होगा क्या, सालिनिटी,
और अगर पीएच होगा तो होगा अल्कलाइन। तो अल्कलाइन मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली अगर पीएच पूछोगे तो कितना होगा 7.4। अब ये पीएच 7.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे बॉडी के अंदर अगर पूछोगे ऐसे भी, मतलब अगर पूछोगे आपके कि पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है 7.4, अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके बॉडी का पीएच क्या है तो आप क्या बोलेंगे, मतलब बॉडी के अंदर कितना क्या पीएच है, तो वो होगा 7.4। और ये 7 पीएच जो है इसको मेंटेन कौन करता है, वो करता है ब्लड ही, वो मेंटेन करता है। तो इसलिए इसको भी बोलते हैं स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7.4 जो होता है। अगर टेस्ट पूछोगे तो टेस्ट उसका होगा सॉल्टी, उसका टेस्ट होगा सॉल्टी। अगर वॉल्यूम पूछोगे, मतलब टोटल बॉडी में कितना वॉल्यूम होता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है, याद रखना 5 to 6 लीटर। तो मतलब ये टोटल बॉडी वेट का 6 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ओके, मतलब इन जनरल, मतलब ऐसा, मतलब कौन कौन होता है कि किस में ब्लड कम होता है, किस में ज़्यादा होता है, तो ऐसे इन जनरल टोटल बॉडी वेट का 6 to 8% जो कि होता है 5 to 6 लीटर, उतना वॉल्यूम है क्या, किसका, ब्लड का वॉल्यूम इतना ही होता है। तो अभी समझ लेते हैं ब्लड का फंक्शन क्या है, उसके बाद ही उसका स्ट्रक्चर के बारे में जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं उसका फंक्शन क्या है ब्लड का। तो एक तो हो गया, मैंने बोला कि क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, और उसके साथ क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मान लीजिए आप सारे टिश्यू है, अभी तो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट तो चला गया, अभी उस टिश्यू से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलेगा। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ पर जाना चाहिए, किडनी पर जाना चाहिए, तभी तो वो यूरिन के थ्रू जाएगा। अभी वो किडनी के थ्रू, मतलब किडनी के पास लाएगा कौन, मतलब लीवर से अगर कुछ वेस्ट निकला, या फिर कुछ लंग से भी निकला, कुछ सभी ऑर्गन से वो निकलता है वेस्ट। अभी वहाँ से निकल के वो किडनी पास कैसे जाएगा, वो भी सर्कुलेट होके जाएगा विथ द ब्लड। तो ब्लड का बहुत सारा काम है, एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट भी करेगा, ऑक्सीजन करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हार्मोन भी करता है। हार्मोन मतलब क्या होता है, हमारे पिट्यूटरी तो ब्रेन पर है, लेकिन पिट्यूटरी सारे के ऊपर करता है। मतलब फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन, मतलब एसीटीएच जो करेगा, वो एसीटीएच कहाँ पर जाएगा, एड्रेनल पर एक्ट करेगा, एड्रेनल जाके वो किडनी के पास है, वो पिट्यूटरी जो है ऊपर है, मतलब ब्रेन से इधर तक कैसे आएगा, क्योंकि हम तो एंडोक्राइन पता है क्या, उसके डॉक्ट नहीं है, मतलब वो कैसे जाएगा, वो ब्लड के थ्रू ही जाएगा। मतलब पिट्यूटरी जो भी हार्मोन निकलता है, ऐसे कोई ओनली पिट्यूटरी नहीं है, जो हाइपोथैलेमस से जो भी है, जो भी हार्मोन निकलता है वो डायरेक्ट ब्लड को छोड़ देता है, वो ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होके जहाँ पर जाना है वहाँ पर चला जाता है। तो ये सब काम होता है ब्लड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है क्या, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के अंदर, मतलब आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर एक टेम्परेचर है, यहाँ पर एक अलग टेम्परेचर नहीं है, जो भी है सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमारे टोटल बॉडी में क्या है, सेम ब्लड निकलता है, और सेम ब्लड ही सर्कुलेट होता है, और सेम मतलब ब्लड का सेम टेम्परेचर होता है। और क्योंकि सेम ब्लड हमारे बॉडी के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है, इसलिए वो टेम्परेचर को इवनली कर देता है। मतलब हर पार्ट में, हम अगर किसी भी पार्ट में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि वो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेट होता है। तो वो सेकंड हो गया क्या, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज। ये क्या होता है, देखिए हमारा ब्लड के अंदर कुछ ऐसे मिनरल, ऐसे मटेरियल भी है जो डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ पैथोजन आ जाएगा, मतलब बैक्टीरिया आ गया, लेट्स सपोज वायरस आ गया, उसके खिलाफ जो
फाइट करने के लिए वो जो मटेरियल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए हम कुछ देर बाद हम जानेंगे। तो इतना जान लीजिए कि ब्लड के अंदर कुछ मटेरियल होता है और कुछ ऐसे मतलब प्रोटीन होता है जो डिजीज के अगेंस्ट मतलब और पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो इसीलिए ब्लड का एक और काम है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। फोर्थ हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया इट मेंटेन्स द पीएच। मेंटेन्स द पीएच मतलब अभी जो बोला, जो पीएच 7.4 है वो एग्जैक्ट 7.4 होता है। वो मेंटेन कैसे होता है, बाय द ब्लड, क्योंकि ब्लड का पीएच ही वो 7.4 होता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो भी है वो 7.4 होता है। ओके, तो ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। तो अभी ये हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड। अभी आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होता है। तो अगर ब्लड की बात करेंगे, ब्लड में कुछ लिक्विड पार्ट होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। देखिए आप अगर वाटर को ऐसे हाथ में रब करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर ब्लड को आप ऐसे ऐसे रब करोगे, कुछ पार्टिकल आपको हाथ में लगेगा, कि आपको लगेगा कि कुछ छोटा छोटा पार्टिकल होता है। इस पार्टिकल वो सॉलिड पार्टिकल होता है, और तो ओब्वियसली एक लिक्विड पार्टिकल होता है। जो लिक्विड होता है हम इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट को हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब जो सॉलिड पार्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस्कल्स। ओके क्लियर, एक हो गया लिक्विड, एक हो गया सॉलिड। लिक्विड पार्ट को बोलेंगे प्लाज्मा, सॉलिड को बोलेंगे कॉर्पस्कल्स। अभी वो प्लाज्मा के बारे में अगर देखेंगे तो प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में है वाटर प्लस प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन ओब्वियसली इसके साथ वो मिल आ चुका है, मतलब वो डिजल्व होके रहा है। अब वाटर जो है वो कितना है, 90 से 92% आपका वाटर है, और प्रोटीन आपका है 6 to 8%। और आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लाज्मा में कौन कौन सा प्रोटीन है। देखिए बहुत सारा प्रोटीन है, याद रखना प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन है, लेकिन एग्जैक्ट प्लाज्मा में कुछ ही प्रोटीन है जो एक्टिवेट होकर रहता है, और बाकी सब प्रोटीन वो इनएक्टिवेट होकर रहता है। मेनली 3 प्रोटीन होता है जो कि एक्टिवेट होकर रहता है, कहाँ पर, वो प्लाज्मा पर। कौन कौन है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है ग्लोब्यूलिन, एक होता है एल्बुमिन। अब उनका काम क्या है, देखिए फाइब्रिनोजेन क्या होता है, फाइब्रिनोजेन को बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, और इसको भी बोलते हैं कोआगुलेशन फैक्टर, कोआगुलेशन फैक्टर। अब जो कोआगुलेशन फैक्टर, तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट करता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर बहुत सारा है, लेकिन एक ही क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, वो प्लाज्मा में एक्टिवेट होता है, वो होता है फाइब्रिनोजेन। और उसका काम क्या है, टू क्लॉट द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने के लिए फाइब्रिनोजेन का काम ही मेन है। एक होता है ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्या होता है, ये होता है फाइट अगेंस्ट पैथोजन और डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि हमारे ब्लड के अंदर ऐसे कुछ मटेरियल है और कुछ पार्ट है और कुछ प्रोटीन है जो जो बैक्टीरिया और वायरस के साथ फाइट करेगा। वो कौन करेगा, वो एक्चुअली ग्लोबुलिन करेगा। वो ग्लोबुलिन जो कि बैक्टीरिया जो भी पैथोजन होता है वो उसके साथ वो फाइट करता है, जो कि मतलब ब्लड में आता है, वो ग्लोबुलिन क्या होता है, उसको फाइट करके उसको मार देता है। तो ग्लोबुलिन का यही काम है। तो नेक्स्ट आ जाए एल्बुमिन। अभी एल्बुमिन का काम क्या है, एल्बुमिन क्या करता है, वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। अब आप पूछोगे ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5:1 होता है ब्लड के अंदर। मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्ट मतलब वाटर जितना है और सॉल्ट जितना है उतना
प्रोपोर्शन को करने के लिए और उतना प्रोपोर्शनल को हमेशा रखने के लिए कौन हेल्प करता है, वो होता है एल्बुमिन। और इसको ही बोलते हैं हम ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ब्लड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए उसको एग्जैक्टली हमेशा उसी कंसंट्रेशन में रखने के लिए कौन हेल्प करता है, एक होता है एल्बुमिन। तो ये हो गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। याद रखिए प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन है, ये 3 प्रोटीन नहीं, बहुत सारा प्रोटीन है, लेकिन इस प्लाज्मा में ओनली दिस 3 प्रोटीन कैन एक्टिवेट, मतलब प्रोटीन ये 3 प्रोटीन है वही सिर्फ एक्टिवेट होकर रह सकते हैं और बाकी सब इनएक्टिव होकर रहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। तो अभी एक और आप वर्ड सुन रहे होंगे, एक होता है सेरम, सेरम इंस्टीट्यूट सुन रहे होंगे। तो सेरम क्या होता है, सेरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर मतलब क्या हो गया, इस क्लॉटिंग फैक्टर मतलब प्लाज्मा में जो भी है वो सब है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन। तो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, उसको बोलेंगे हम सेरम। अभी अगर सेरम के अंदर फाइब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो क्या डिफरेंस हो जाएगा प्लाज्मा और सेरम के बीच, कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो सेरम में क्या होगा, सेरम कभी क्लॉट नहीं कर सकता। याद रखना, ये बहुत बार पड़ता है, सेरम कभी भी क्लॉट नहीं हो सकता, लेकिन प्लाज्मा क्लॉट हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है और इसको ही बोलते हैं हम कोआगुलेशन फैक्टर। लेकिन सेरम जो है उसमें वो क्लॉट कभी नहीं बन सकता और कभी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा के बारे में जानना। और हमेशा याद रखना है जब प्लाज्मा है यहाँ पर 55% आपका प्रोपोर्शन है वो लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा होता है और कॉर्पोसल्स कितना होता है, ऑब्वियसली 45% आपका कॉर्पोसल्स होता है। तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में जान लिए, अभी नेक्स्ट आते हैं हम कॉर्पोसल्स के बारे में। और ऐसे ही बोल देते हैं, देखिए अगर कॉर्पोसल होगा, कॉर्पोसल्स सो मेनली वो 3 तरफ का होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC एंड अगेन होता है प्लाटिलेट। ओके, ये जो RBC है इसको बोलेंगे हम रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, रेड ब्लड कॉर्पोसल। ये जो WBC है इसको हम बोलेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल। और जो प्लाटलेट है इसको भी हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अगर आप बुक में पढ़ोगे थ्रोम्बोसाइट, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि थ्रोम्बोसाइट कहाँ से आ गया, भाई प्लाटलेट जो है वही वो थ्रोम्बोसाइट है। तो इस RBC को हम बोलेंगे रेड ब्लड कॉर्पोसल्स और इसको भी हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और इस WBC को ही हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लाटलेट को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। अगर ऐसे बोल सकते हैं RBC, WBC, प्लाटलेट, या फिर रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, या फिर थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं, या फिर एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। तो मतलब ये तीनों का नाम सेम है, RBC जो है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स वही है, एरिथ्रोसाइट सेम है। तो WBC जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स जो है, ल्यूकोसाइट सेम है, प्लाटलेट जो है उसको भी हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये हो गया कॉर्पोसल्स। तो अभी एक एक करके आपको जानना पड़ेगा कि कॉर्पोसल्स के बारे में क्या होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो पहले आ जाइए RBC का, ये बहुत क्वेश्चन पड़ता है RBC के अंदर, तो ध्यान से अच्छे से, और जो न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ उसको याद रखना है। इसलिए मतलब जो न्यूमेरिकल दूंगा मतलब पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन कितना ग्राम होता है या कितना परसेंटेज होता है ब्लड में, तो आपको ये सब कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सब का आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी आ जाइए रेड ब्लड सेल के बारे में, RBC, और इसको ही हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो क्यों बोलते हैं, एरिथ्रो क्योंकि उसका मतलब होता है रेड। वो देखिए वो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे RBC और द एरिथ्रोसाइट क्योंकि वो रेड कलर का होता है। अभी उसका नंबर अगर पूछोगे, याद रखना
जितने भी कर्पल्सल्स है, मतलब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, थ्रोम्बोसाइट हो गया, सबसे ज़्यादा क्या है वो है आरबीसी। तो इसलिए याद रखना मोस्ट एबंडेंट कर्पल्सल्स क्या होता है, वो होता है आरबीसी, वो सबसे ज़्यादा होता है जो भी कर्पल्सल्स है। तो नेक्स्ट हो गया फॉर्मेशन, वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, और साइट मतलब कहाँ से वो फॉर्म होता है। कहाँ से फॉर्म होता है, वो होता है रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो, बोन मैरो जानते हो, रेड बोन मैरो क्या होता है, देखिए हमारा जो स्केलेटल मसल हो गया, फॉर एग्जांपल ए हो गया, नॉर्मली थाई से मैक्सिमम बोन मैरो होता है, और यहाँ से ही थाई से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है। तो क्यों बनता है, देखिए उस जो स्केलेटन हो गया, हमारा जो स्केलेटल मसल हो गया और स्केलेटन बोन हो गया, मतलब यहाँ पर जो स्केलेटन बोन है, यहाँ पर से उसके अंदर अगर मैं देखूंगा, अगर बोन देखोगे तो बोन के अंदर आप अगर मटन खा रहे होंगे तो देख रहे होंगे, इसके अंदर ऐसे कुछ पार्ट मटेरियल होता है, यहाँ तक निकलता है, और इसको ही हम बोलते हैं बोन मैरो। तो इस बोन मैरो दो तरफ का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, उसके साथ और एक है येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो क्या करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है क्या, फैट स्टोर करता है, उसके बारे में भूल जाइए, अभी इतना याद रखिए कि येलो फैट करता है, लेकिन हमारा काम क्या है, वो रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो ही आरबीसी और एरिथ्रोसाइट करता है। एक्चुअली एरिथ्रोसाइट नहीं, सारे ब्लड करता है, मतलब आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, कॉर्पस्कल्स करता है। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं, हेमोपोएसिस। हेमोपोएसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। स्टर्म याद रखना, ये जो पोएसिस होता है, इस पोएसिस जो सफिक्स होता है, पोएसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, हेमो मतलब क्या हो गया, ब्लड। याद रखना, एक छोटा छोटा टर्म याद रखना, क्योंकि ये टर्म बहुत याद रहेगा आपको ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, हेमो मतलब ब्लड, तो मतलब ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, हेमोपोएसिस। और आपको अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि हेमोपोएसिस कहाँ पर होता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेड बोन मैरो। लेकिन अगर हेमोपोएसिस अगर ब्लड होगा तो ब्लड में बहुत सारा है, मतलब आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट भी है। तो अभी आरबीसी को भी फॉर्मेशन करता है, डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन करता है, प्लेटलेट को भी फॉर्मेशन करता है। तो अभी आरबीसी को क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के अंदर डिफरेंस, मतलब समझिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब सारे ब्लड के अंदर जो भी है, लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अगर बोलेंगे तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ही बोलेंगे, मतलब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के काउंट नहीं करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। तो अभी वो टर्म देखिए, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, एरिथ्रो कहाँ से आ गया, एरिथ्रोसाइट से, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज आरबीसी। तो वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस। तो यहाँ पर फिर से पोएसिस आ गया, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइट से आ गया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो प्लेटलेट को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस। तो मतलब थ्रोम्बो मतलब वो थ्रोम्बोसाइट से आया है, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोएसिस। तो याद रखना, जो एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोपोएसिस होता है वो क्या होता है, वो आरबीसी फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो से। लेकिन उसके लिए एक हार्मोन चाहिए, इस हार्मोन को क्या चाहिए, एक हार्मोन चाहिए, उसको बोलेंगे एरिथ्रोपोएटिन। ओके, एरिथ्रोपोएटिन। वो जो एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है किडनी से। याद रखना, किडनी से एक हार्मोन निकलता है, इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोपोएटिन, जो कि फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, आरबीसी करता है। कहाँ पर करता है, रेड बोन मैरो। याद रखना, साइट हो गया रेड बोन मैरो, लेकिन फॉर्मेशन को प्रोसेस को बोलेंगे एरिथ्रोपोएसिस, लेकिन इसके लिए चाहिए एक हार्मोन, इसको बोलेंगे हम एरिथ्रोपोएटिन, जो कि निकलता है कहाँ से,
किडनी से निकलता है। ये अच्छे से याद रखना। अभी फॉर्मेशन तो हो गया रेड बोन मैरो। अभी उसका अगर देखोगे लाइफ टाइम मतलब कितने दिन जिएगा, कितने दिन जिएगा 120 डेज, और आप मान सकते हैं कि 4 मंथ। 120 डेज और 4 मंथ मतलब मैक्सिमम वो 120 डेज तक ही वो उसका बचेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो खराब हो जाएगा मतलब अगर आरबीसी मतलब एक आरबीसी, अब खराब हो जाएगा मतलब क्या हो गया, उसको बोलेंगे वर्न आउट। वर्न आउट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसे बर्स्ट तो नहीं करेगा, तो एक जगह है उस जगह को जाकर ही वो मरेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो जगह कहाँ पर है, वो होता है स्प्लीन। याद रखना, स्प्लीन पर जाकर ही वो मतलब निकलता है रेड बोन मेरो से, वो फिर वो ब्लड में चला जाएगा, वो आराम से रहेगा, वो आराम से उसका काम जो है वो करेगा। वो 120 दिन के बाद वो चला जाएगा स्प्लीन में, और स्प्लीन में जाकर वो क्या कर जाएगा, यहाँ पर जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब और क्योंकि वो स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी, और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट और ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड मतलब क्या होता है, स्मशान। तो मतलब आरबीसी का स्मशान मतलब आरबीसी जाके सब मरते हैं वहाँ पर। तो इसलिए याद रखना स्प्लीन होता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, लेकिन फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से, मरता है जहाँ पर स्प्लीन पर से। तो ये हो गया आपका उसका लाइफ टाइम के बारे में। अगर उसका नंबर पूछोगे तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 4.5 से 5.5 मिलियन पर MMQ। ये उसका नंबर है। MMQ क्या है, MMQ ऑफ ब्लड। तो आप सोच रहे होगे MMQ क्या होता है। आप सोचिए, लेट सपोज एक क्यूब ले लिया हूँ जिसमें लेंथ विड्थ ब्रेड्थ सब सेम होता है। क्या होता है, 1 mm मिलीमीटर। ये हो गया 1 मिलीमीटर, ये भी हो गया 1 मिलीमीटर, ये भी हो गया 1 मिलीमीटर, ये भी 1 मिलीमीटर, मतलब सारे कुछ 1 मिलीमीटर का है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू विड्थ, तो कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो होगा 1 MMQ, मतलब उसका वॉल्यूम हो गया 1 MMQ। तो इस टोटल क्यूब का वॉल्यूम हो गया 1 MMQ। तो अभी इस क्यूब में अगर ब्लड रख देंगे, इस टोटल में अगर पूरा ब्लड फिलअप कर देंगे, तो अभी ब्लड वॉल्यूम उसका क्या हो गया, ओब्वियसली 1 MMQ हो गया। तो ये हो गया MMQ। तो वो इस MMQ में कितना आरबीसी होता है, तो कितना आरबीसी होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन होता है। मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर, और 10 लाख याद रख लेगा, 10 लाख मतलब 10 लाख होता है। तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर MMQ ब्लड, मतलब एक MMQ में 4.5 से 5.5 मिलियन क्या होता है, आरबीसी रहता है। अभी अगर इस नंबर पे मान लीजिए कुछ ऑर्गन मतलब कुछ लोगों में 4.5 से अगर कम हो जाएगा, तो अगर लो हो जाएगा, लो मतलब 4.5 से अगर कम हो जाएगा, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया। मैक्सिमम उसका क्या है 5.5। अगर 5.5 से अगर ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस। अभी इस साइटोसिस को याद रखना, ये साइटोसिस क्या है, सफिक्स साइटोसिस मतलब ज़्यादा हो गया, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, मतलब आरबीसी ज़्यादा हो गया, इस स्टेज को हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। अब इस एरिथ्रोसाइटोसिस को भी हम बोलेंगे, अगर मेडिकल टर्म में एक तो है हुआ एरिथ्रोसाइटोसिस, और इसको भी हम बोलेंगे पॉलीसीथेमिया बोलेंगे, और इसको भी हम बोल सकते हैं
एरिथ्रोसाइटोसिस ही बोलेंगे अगर आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर कम हो गया इसको हम बोलेंगे, मतलब 4.5 से अगर कम हो गया उस कंडीशन को बोलेंगे हम एनीमिया। हो गया। तो अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर देखोगे, देखिए इस आरबीसी का स्ट्रक्चर हो गया, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बोलेंगे बाइकॉन्केव। अब बाइकॉन्केव क्या है, देखिए नॉर्मल हमारा सेल क्या होता है, इसे गोल जैसा होता है। अभी इस आरबीसी में क्या होता है, इस बाहर का जो है वो इसको अंदर चला जाएगा, अब इस वाला जो है वो अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बाहर का है वो अंदर चला गया है, इस साइड का जो है वो भी अंदर चला गया है। ये वाले में देखिए, इस वाले में अंदर चला गया है, वो वाले में यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब ये वाले में देखिए अभी अंदर चला गया है। तो अगर अंदर चला गया है, अगर देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसे देखोगे, मतलब ऐसे। ओके, तो अगर ऐसे ही देखोगे इसको हम बोलेंगे बाइकॉन्केव। क्यों? क्यों देखिए इस साइड को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव। कॉन्केव कॉन्केव कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, देखिए अगर ऐसे हो गया कुछ भी पार्ट, कुछ भी मटेरियल, इस पार्ट को हम बोलेंगे कॉन्केव। जो बड़ा वाला जो ब्लॉन्ट एंड है इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव अगेन। तो दो कॉन्केव हो गया, तो इसलिए बाई कॉन्केव बोलते हैं किसको, आरबीसी को भी हम बोलते हैं बाई कॉन्केव शेप। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हो गया। तो अभी वो बाई कॉन्केव शेप में, मतलब आरबीसी में क्या होता है, नॉर्मल सेल वो नहीं होता है, मतलब नॉर्मल सेल होता है ओबियसली, बट नॉर्मल सेल में जो होता है उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो मतलब अब मान लीजिए अगर एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, वो कैसे चलेगा। मतलब अगर न्यूक्लियस का काम है क्या है, वो रेगुलेट करेगा और मेंटेन करेगा और कंट्रोल करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वो दो तरफ का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड। तो अभी आप सोचिए एक सेल में, मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, वो एटीपी कहाँ से निकल रहा होगा। मतलब एनर्जी के लिए एटीपी तो चाहिए ना, जब एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आप सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी वो कहाँ से निकल रहा होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, मतलब आप सोचिए कि प्रोटीन कहाँ से निकल रहा होगा, लिपिड कहाँ से, मतलब उसको चाहिए ना, वो हमेशा कुछ भी सेल को, हर उस सेल को प्रोटीन चाहिए, लिपिड चाहिए, एटीपी चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और गवर्निंग बॉडी भी एक चाहिए, लेकिन ये सभी नहीं है। और कैसे वो जी रहा होगा, और उससे इम्पोर्टेंट वो क्यों नहीं है। एक तो है सभी चाहिए और नहीं है, वो तो अलग बात है, वो कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्यों नहीं है, वो जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए अगर ये हो गया आपका आरबीसी, ओके, मान लीजिए आरबीसी में एक न्यूक्लियस होता, ओके, एक न्यूक्लियस होगा, तो इससे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता, बाकी सब तो है, मतलब कॉमन है, ये सब नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये हो गया आरबीसी, उसमें 3 हो गया ये ऑर्गेनेल। अभी आरबीसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ओके जी। हेमोग्लोबिन जो होता है यहाँ पर बहुत सारा होता है। अभी आरबीसी
में अंदर हेमोग्लोबिन कितना है, जितना दिख रहा है उतना ही है। अभी मान लीजिए मैं एक और आरबीसी कर रहा हूं, अब उस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, ईआर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो अभी क्या होगा, हेमोग्लोबिन क्या होगा, पूरा आरबीसी के अंदर ही रह जाएगा। तो उसका मतलब क्या है आप समझिए। यहां पर हीमोग्लोबिन इतना है, मतलब इतना स्पेस में वो नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि उतना स्पेस में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी इतना जगह क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो क्या करा, उस स्पेस में भी वो हीमोग्लोबिन रह गया। तो मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेस हो गया ना। इतना बड़ा न्यूक्लियस है, इतना बड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं मतलब छोटा भी है, मतलब इतना भी छोटा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो वो तीनों अगर चले गए, मतलब उसके पास बहुत स्पेस हो गया, मतलब बहुत सारा और हीमोग्लोबिन वहाँ पर रह सकते हैं। अगर अभी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो सकता है, अगर ज़्यादा अगर रहेगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करेगा, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भी वो बाइंड कर पाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर रहेगा, ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, हम उतना एक्टिव रहेंगे, उतना हमारा एनर्जी हमें रहेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। तो इसीलिए एक्टिव रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन को, जितना ऑक्सीजन जल्दी होगा और ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, उतना हम एक्टिव रह पाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से भी ऑक्सीजन एक्वायर कर पाएगा हीमोग्लोबिन, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सर्कुलेट भी कर पाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियस नहीं होना हमारे लिए जरूरी है। एक हो गया हीमोग्लोबिन। आप मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है, वो करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता है प्रोटीन, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो करता है लिपिड। ओके, जो प्रोटीन जो होता है वो लिपिड होता है। आप सोच रहे होंगे कि वो प्रोटीन वो लिपिड कहाँ से लाता होगा, क्योंकि देखिए प्रोटीन और लिपिड के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन चाहिए, उसके बाद ही प्रोटीन बनता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए न्यूक्लियस चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, वो तो कुछ है ही नहीं, प्रोटीन कहाँ से निकलेगा। देखिए नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर ये जो आरबीसी है इसको हम बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी मतलब क्या होता है, एक होता है मैच्योर आरबीसी। डिफरेंस क्या है अच्छे से समझना। मैच्योर आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर अभी जो भी आरबीसी है वो होता है मैच्योर आरबीसी, मतलब ब्लड के अंदर जब जाएगा वो मैच्योर आरबीसी बन के जाएगा। लेकिन ब्लड को जाने से पहले वो एक ऐसे ही आरबीसी बनाता है, और इसको हम बोलते हैं इमेच्योर आरबीसी। और इस इमेच्योर आरबीसी में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों होता है और बाद में क्यों नहीं होता है, देखिए रफ एंडोप्लाज्म का काम क्या है, प्रोटीन करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्म का काम क्या है, लिपिड करेगा। लेकिन उसको ये भी पता है इस आरबीसी 120 दिन मतलब 120 डेज के लिए बचेगा, क्योंकि उसका लाइफ स्पान ही 120 दिन है। तो अभी वो क्या करेगा, जब इमेच्योर होगा वो 120 दिन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, जो भी लिपिड चाहिए, वो ऑलरेडी बनाकर ही चला गया होगा। मतलब जितना प्रोटीन चाहिए, मतलब मैच्योर आरबीसी जब बनेगा, इसलिए 120 दिन के लिए जितना प्रोटीन चाहिए, जितना लिपिड चाहिए, वो सब ऑलरेडी बनाकर ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गया है। तो इसलिए अभी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मटेरियल है। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया हेमोग्लोबिन के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उस जगह वो ज़्यादा से ज़्यादा रह पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी वो ले पाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। देखिए एटीपी फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है, वो मेनली ग्लाइकोलाइसिस से होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस दो तरफ का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। आप बाद में पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ये तो आप जानते होंगे, विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक होता है ऑक्सीजन। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो होता है क्या, एरोबिक। लेकिन यहाँ पर जो मतलब आरबीसी के अंदर वो एटीपी कैसे बनाता है, एनारोबिक। ऑब्वियसली अगर एक ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी कितना बनता है, यहाँ पर 7 बनेगा, तो यहाँ पर एनारोबिक से 2 बनेगा। ओके, ऑब्वियसली कम बनेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर लेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी कर लेगा। और एक और काम है कि क्योंकि वो मैच्योर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, तो उसका स्पेस भी वो ख़त्म कर दिया। तो इसलिए एटीपी कहाँ से वो निकलेगा, एनारोबिक से वो निकलेगा। प्रोटीन एंड लिपिड ऑलरेडी उसके पास होगा, मतलब इमेच्योर में वो करके गए होंगे। न्यूक्लियस कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखिए कंट्रोल कौन करता है, मतलब नॉर्मल सेल में क्या है, प्रोटीन हमेशा उसको चाहिए, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। भाई ये कर, इससे ही वो प्रोटीन निकलता है। ये सेल को, न्यूक्लियस सेल को बोलेगा ये वाला प्रोसेस कर, इससे ही वो प्रोटीन बनेगा भाई। लेकिन आरबीसी में ऑलरेडी तो प्रोटीन है, लिपिड है, एटीपी होगा, तो वो रेगुलेट क्या करेगा, किसको करेगा, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है और द माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हो गया। अभी न्यूक्लियस नहीं है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ई न्यूक्लिएटेड। ई मतलब क्या होता है, एब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है मतलब नॉर्मल सेल में, इस सेल में सपोज मान लीजिए, मतलब ये मान लीजिएगा, तो इस सेल में क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। तो अगर न्यूक्लियस है, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड सेल। लेकिन आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस ही नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर नहीं है, इसको भी बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ई मतलब एब्सेंट, तो मतलब इसको बोल सकते हैं हम आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड बाई कॉन्वेक्स सेल, इसको बोलेंगे हम आरबीसी भी हम बोल सकते हैं। ओके, अगर नीट में कभी एक बार पूछा था कि व्हिच सेल इज बाइकॉन्केव ई न्यूक्लिएटेड सेल, तो होगा आंसर आरबीसी, याद रखना। हो गया। तो नॉर्मली मामल में याद रखना, मतलब हम भी मामल है, हम सबका ई न्यूक्लिएटेड होता है क्या, आरबीसी। लेकिन एक एनिमल है, मतलब 2 एनिमल नॉर्मली है, एक होता है कैमेल, एक होता है लामा। ये कैमेल लामा आप पिक्चर में सर्च करके देख लेंगे, वो कैमेल ही जैसे दिखता है, मतलब उसका फैमिली में है। इनमें आरबीसी क्या है, इनमें आरबीसी ओवल होता है और इस आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है, याद रखना। ये एक्सेप्शन है, कैमेल और द लामा, इनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और आरबीसी भी ओवल भी होता है, वो एक्सेप्शन होता है। वो क्यों होता है, मतलब आप अगर बाद में पढ़ोगे, मतलब पीजी में या बीएससी में अगर पढ़ोगे, या फिर मेडिकल में तो इतना नहीं पढ़ोगे, अगर बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, उसके बाद ही पढ़ोगे उसका न्यूक्लियस क्यों है। तो मैं जिस्ट में बोल दे रहा हूँ। देखिए, अगर कैमल और लामा और हमारे के अंदर डिफरेंस क्या है, लिविंग कंडीशन में। देखिए, वो डाइवर्स कंडीशन में रहते हैं। डाइवर्स कंडीशन मतलब बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वार्म होता है और गर्मी होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने के लिए चांस भी होता है। डिहाइड्रेशन के लिए, जब डिहाइड्रेशन के लिए चांस होते हैं और उसको वाटर एक बार मिलता है, वो एक बार पानी पी लेता है,
मैक्सिमम 1 महीने तक चला जाता है, फिर नेक्स्ट वो कभी पिएगा वो उसको भी नहीं पता होगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए उसके लिए बहुत चांसेस है। तो डिहाइड्रेशन को बचने के लिए वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जरूरी है, क्योंकि देखिए जब वाटर पिएगा, वाटर लेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। तो वाटर जब ले आएगा, मतलब वाटर जब पिएगा तो क्या होगा, वो आरबीसी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब नॉर्मल जब वाटर नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, आरबीसी कम हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। और वो छोटा वो बड़ा कौन करेगा, इसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इस कंट्रोलिंग पावर के लिए ही वो न्यूक्लियस होता है। तो मतलब आप इतना जान लीजिए कि रिहाइड्रेशन करने के लिए, मतलब डिहाइड्रेशन के बचने के लिए वो न्यूक्लियस होता है कहाँ पर, कैमल और लामा पर। तो ये हो गया आरबीसी स्ट्रक्चर। और एक बात है, आरबीसी के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको अभी बोला क्या, इसको हम बोलेंगे हेमोग्लोबिन। देखिए आप कंफ्यूज नहीं हो गए कि कभी कभी का हमारे बुक में मैक्सिमम हेमोग्लोबिन का स्पेलिंग ऐसा होता है HAEMOGLOBIN, लेकिन कभी कभी HEMOGLOBIN लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हेमोग्लोबिन है ये वाला जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, ये वाला जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। मतलब अगर हम कलर बोलेंगे तो हम कलर कैसे लिखते हैं, कलर COLOUR, वो ब्रिटिश मतलब हम ही, मतलब हम ब्रिटिश नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश रूल करके हमके चला गया है और वो जो पढ़े हम ही वो पढ़े, तो इसलिए हम कलर लिखते हैं COLOUR। लेकिन अमेरिकन कैसे लिखते हैं, COLOR, वो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जाते हैं, कलर मतलब COLOR, खत्म। तो वैसे ही पॉलिसी बहुत सारा है। तो ऐसे देखिए वो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन सेम है, टेंशन नहीं लीजिएगा, जो भी लिखोगे वो चलेगा, लेकिन ब्रिटिश लिखोगे हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज में, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश ही हमारे चलता है। तो HAEMOGLOBI लिखते हैं। तो हीमोग्लोबिन ये भी सेम होता है, वो सिर्फ डिफरेंट होता है कौन सा इंग्लिश वाला ये होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया आपका, रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन आता है वो किसके थ्रू बाइंड करेगा, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू ही वो बाइंड करेगा। याद रखना रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल बहुत सारा डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या हो गया, वो कलर उसका रेड हो गया, और वो कहाँ पर दिखता है, वो वर्टिब्रेट पर दिखता है। ओके, रेड कलर क्यों है, क्योंकि देखिए वो हेम है, हेम जो है, हिम का जो पार्ट है वो क्या है, वो आयरन है, और जिसको Fe बोलते हैं। तो आयरन जो है, मतलब आप कुछ भी देखिए, कुछ एरिया में पानी होगा, उस पानी में आयरन ज़्यादा होगा और उस पानी रेड होगा। क्यों? क्योंकि आयरन का कलर ही वो रेड होगा। तो क्योंकि वो आयरन पार्ट है, हेमोग्लोबिन का कलर ही वो रेड होता है। तो इसलिए हमारे जो ब्लड होता है वो अगर क्लॉट मतलब कट वगैरह हो जाता है तो हमारा जब ब्लड होता है वो रेड कलर ब्लड निकलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन रहता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोसियानिन। हेमोसियानिन, तो हेमोसियानिन में उसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लू। वो कहां पर दिखता है, वो दिखता है मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड। ओके, तो इसमें ब्लू कलर दिखता है। मतलब आप देखिए स्नेल में देखिएगा या फिर प्रॉन में देखिएगा, वो क्या होगा, उसमें अगर कट कर लेंगे, वो जब काटते होंगे तो क्या होता है, हेमोसियानिन क्या होता है, वो होता है, तो इसलिए उनका ब्लड ब्लू होता है। तो
तो मतलब हमारे अंदर अगर हीमोग्लोबिन के वजह जगह अगर हीमोसियानिन होता तो क्या होता, अगर हम कट कर देते तो ब्लड तो निकलता, लेकिन कौन सा कलर ब्लड निकलता, ब्लू कलर, क्योंकि वो कलर ब्लड में नहीं है, कलर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसका क्या है। जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो होता है रेड, जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसियानिन होता है उसका कलर होता है ब्लू। देखिए एक जो 2023 में पढ़ा था कि अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के वजह से अगर हीमोसियानिन को रिप्लेस कर दी तो क्या होगा, तो एक तो ओबियसली होगा कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन जो भी बहुत सारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, लेकिन उनमें से हीमोग्लोबिन क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिटेन करता है, रिटेन ऑक्सीजन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन, और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से मतलब ज़्यादा से और खूब जल्दी अगर ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो क्या होगा, उतना ही हम एक्टिव रहेंगे। तो इसलिए देखिए जो मोलस्क आर्थ्रोपोड जो भी इनवर्टिब्रेट होगा वो इतना एक्टिव नहीं होंगे, वो बहुत स्लॉथी होंगे। क्यों, क्योंकि उनका हीमोसियानिन है, और जो हीमोसियानिन है वो कम ऑक्सीजन रिटर्न करता है, और क्योंकि वो कम ऑक्सीजन रिटर्न करता है सभी टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन जाएगा वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो टाइम लगता है, इसलिए वो इनएक्टिव रहते हैं, मतलब इनएक्टिव रहते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे चलते हैं। नहीं तो अगर जल्दी चलेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे, हाँफते हुए मर जाएंगे, क्योंकि टिश्यू के पास उतना जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए भगवान उनको ऐसे ही बनाया है। तो ये हो गया हीमोसियानिन। नेक्स्ट है क्रूओइन, या फिर बोलते हैं क्लोरोक्रूओइन, क्लोरोक्रूओइन, ये याद रखिए क्लोरोक्रूओइन। इसका कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है, वो क्या पर होता है, वो वर्म पर नॉर्मली दिखते होंगे। ओके, ये सब याद। एक इंपॉर्टेंट इसमें होता है हीमोग्लोबिन कहाँ पर दिखता है, वर्टिब्रेट, लेकिन एक इनवर्टिब्रेट है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो कौन होता है, एक क्लास होता है, एक फाइलम होता है। कौन सा फाइलम, एनिलिड। एनिलिड में याद रखना हीमोग्लोबिन होता है, जो कि और किसी इनवर्टिब्रेट में नहीं है। मतलब और किसी इनवर्टिब्रेट को अगर काट लोगे तो वो उनका कलर रेड नहीं निकलेगा उनका ब्लड, लेकिन एनिलिड मतलब अगर देखेंगे कि वर्म अगर काट देंगे तो उनके अंदर ब्लड निकलेगा जो कि रेड कलर होता है। क्यों, क्योंकि उनके हीमोग्लोबिन होता है। तब आप सोच रहे होंगे अगर वो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, मतलब हीमोग्लोबिन है तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो रिटर्न कर पाएगा, तो वो बहुत एक्टिव हुआ होता, नहीं, उनका नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एनिलिड के अंदर हीमोग्लोबिन तो है लेकिन आरबीसी नहीं है, ये आरबीसी वो नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसे करूं, आर्थर्म का डायग्राम करूं, उनके अंदर आरबीसी नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ब्लड के अंदर मतलब प्लाज्मा के थ्रू ही वो हीमोग्लोबिन पड़ता रहता है, वो आरबीसी के अंदर नहीं होता है। लेकिन हमारे के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर लेट सपोज हमारे कुछ भी मतलब ये वर्टिब्रेट है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा आरबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी होता है, इस आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन वहाँ में हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन होता है लेकिन आरबीसी नहीं होता है, तो सिंपली वो प्लाज्मा में रहता होगा। तो ये हो गया एलईडी के बारे में, ये याद रखना, ये बहुत बार पड़ता है। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत बार पढ़ा है, याद रखना है, बहुत बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो हमेशा याद रखना 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम कितना क्या होता है, वो आरबीसी रहता है, सॉरी वो हीमोग्लोबिन रहता है। लिख लेता हूँ, हीमोग्लोबिन 12 से 14 ग्राम रहता है
पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये बहुत याद रखना। और जो आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेडिकल जाएंगे तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी से याद रखना पड़ेगा आपको 12 to 16। देखिए नीट में ऐसा नहीं पड़ेगा कि 12 to 16, वो पूछ लेगा 15, 18, 21, 9, तो आपका क्या आंसर होगा 15। तो याद रखना 12 to 16, तो एग्जैक्ट याद नहीं रखना, मतलब 14 भी हो सकता है और वो भी आंसर हो सकता है। तो 12 to 16 ग्राम हमेशा पर 100, और यूनिट याद रखना 100 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर लीटर बोलेगा 1 लीटर में कितना होगा, तो कितना होगा 1.2 से 1.6 ग्राम पर लीटर। तो यूनिट के साथ ही आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आरबीसी का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जाएंगे हम डब्ल्यूबीसी के पास। तो अभी आ जाइए डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो एक हो गया डब्ल्यूबीसी और वाइट ब्लड सेल, और इसको भी हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। देखिए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के अंदर डिफरेंस क्या है। डब्ल्यूबीसी बहुत बड़ा होता है, तो क्या होता है वेरी लार्ज। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, नंबर उसका क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। आरबीसी क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए उसका नंबर बहुत है। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी क्या है, उसका नंबर बहुत कम है क्योंकि उनका लार्ज साइज होता है। अगर नंबर पूछोगे तो नंबर कितना होगा 6000 से 8000 पर MMQ, जो कि 4.5 to 5.5 मिलियन था कहाँ पर आरबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी बहुत कम है 6000 से 8000 पर MMQ ऑफ ब्लड। क्यों, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। देखिए आरबीसी देखिए इतना बड़ा है, डब्ल्यूबीसी देखिए ये सब डब्ल्यूबीसी है, और उनका साइज देखिए कितना बड़ा है, तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर उसका नंबर 6000 से 8000 तक होता है, मतलब अगर 6000 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी लो हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। ओके, इस पेनिया को याद रखिएगा, पेनिया मतलब कम हो जाना। तो जैसे बड़ा हो गया है, मतलब बड़ा मतलब बहुत हो जाएगा, मतलब 8000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी में बोला था, क्या बोला था, साइटोसिस। तो इधर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे एरिथ्रोसाइटोसिस कहाँ पर था, जब आरबीसी बहुत ज़्यादा हो गया था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी अगर ज़्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, तो अभी देखिए ये बहुत सारा डब्ल्यूबीसी है। देखिए कुछ डब्ल्यूबीसी ग्रान्यूल होता है, ग्रान्यूल मतलब ऐसे स्पॉट पार्टिकल जैसा दिखता है। ये वाला देखिए इसमें ग्रान्यूल जैसे दिखता है, इनमें ग्रान्यूल जैसे दिखता है। लेकिन इस वाले में देखिए इनमें बहुत बड़ा है लेकिन इनमें ग्रान्यूल नहीं, मतलब ऐसे स्पॉट नहीं है। तो मतलब इस ग्रान्यूल के हिसाब से हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किए हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, दो टाइप का हो जाएगा। एक हो गया ग्रान्यूलोसाइट, ये हो जाएगा ग्रान्यूलोसाइट। अब ग्रान्यूलोसाइट का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ग्रान्यूल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रान्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन ए ग्रान्यूल, ए मीन्स एब्सेंट, मतलब यहाँ पर ग्रान्यूल नहीं होता है, तो ये हो गया ग्रान्यूल एब्सेंट हो जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी 5 तरह का होता है। तो इनमें से ग्रान्यूलोसाइट कितना है, 3 है, और ए ग्रान्यूलोसाइट कितना है, 2 है। तो अभी अब फिर से अगर पढ़ेंगे डिटेल में, मैं अभी बोल देता हूँ। देखिए ये हो गया ग्रान्यूलोसाइट, एक हो गया ए ग्रान्यूलोसाइट। ओके, तो ग्रान्यूलोसाइट में क्या है, 3 है, अभी बोला। क्या क्या है अभी देखते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, एक होता है बासोफिल, एक होता है ईओसिनोफिल।
अब देखिए उनका नाम क्या है, एक होता है न्यूट्रो, मतलब क्या होता है न्यूट्रल, एक होता है बासो, मतलब वो कहाँ से आया है, बेसिक से, और ये एसिडिक से आया है। तो उनका क्या है, वो डिपेंड करता है उनका नाम कैसे दिया है, वो डाई के हिसाब से। डाई मतलब क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस है। ओके, अब इस एसिडिक सब्सटेंस को हम कैसे स्टेन करेंगे, उस स्टेनिंग कैसे करेंगे, वो डाई यूज करेंगे। अब वो डाई कैसा होगा, वो डाई ऑब्वियसली बेसिक होगा, क्योंकि वो बेसिक अगर डाई होगा तभी तो वो एसिडिक जो सब्सटेंस है उसको वो बाइंड अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए न्यूट्रोफिल जो है वो क्या है, वो डाई करते हैं न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई मतलब इस डाई से क्या होता है, वो इसका मतलब क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रोफिल क्या मतलब, वो न्यूट्रल है, इसलिए वो न्यूट्रल डाई में किए हैं। बेसोफिल है, वो क्या है, बेसिक डाई से वो किया जाता है। तो अभी वो बेसिक डाई से किए हैं, उसका मतलब क्या है, बासोफिल एक्चुअली क्या होगा, वो एसिडिक होगा, तभी तो वो बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं। अब यूओसिनोफिल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एसिडिक डाई यूज होता है, इसका मतलब है यूओसिनोफिल क्या होता है, वो एक्चुअली बेसिक हुआ होगा। ओके, तो डाई के हिसाब से हमारा डब्ल्यूबीसी का नामकरण हुआ है, न्यूट्रल डाई, बेसिक डाई, एसिडिक डाई, इसलिए न्यूट्रोफिल, बासोफिल और द यूओसिनोफिल है। तो अगर ये तो हो गया डाई, अभी उसका अगर देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, देखिए न्यूट्रोफिल, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इनमें न्यूक्लियस अगर देखेंगे, सारे में न्यूक्लियस है, हमेशा याद रखना डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, जैसे आरबीसी में क्या न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड उसको बोलते हैं, क्योंकि इनके सारे डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब देख लीजिए ये न्यूट्रोफिल को, ये जो ब्लू कलर होता है वो होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का क्या है, बहुत सारा लोब होता है, देखिए ये एक लोब हो गया, एक दूसरा लोब हो गया, एक तीसरा लोब हो गया, ये चौथा लोब हो गया, ये पांचवा लोब हो गया, मतलब बहुत सारे लोब के स्ट्रक्चर जैसे यूसिन होता है, सॉरी न्यूट्रोफिल होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस यहाँ पर 5 to 7 लोब्ड स्ट्रक्चर में है। ओके, अभी बासोफिल अगर देखेंगे तो कोई बासोफिल, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, बासोफिल में कितना लोब है, न्यूक्लियस 2 to 3 लोब होता है, और ये हमेशा एस शेप में दिख जाता है, देखिए एस, हमेशा एस ऐसे ही दिखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस शेप में होता है। अब ईओसिनोफिल में देखिए हमेशा बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड मतलब यहाँ पर कितना लोब है, 2 लोब होता है, एक हो गया ए लोब, एक हो गया दूसरा लोब, मतलब 2 लोब से वो होता है। तो ईओसिनोफिल 2 लोब, बासोफिल 2 to 3 लोब, बट एस शेप याद रखना, एस शेप बहुत बार पड़ता है। एस शेप डब्ल्यूबीसी कौन होता है, बासोफिल, और न्यूट्रोफिल क्या होता है, 5 to 7 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोब्ड क्या पर होता है, न्यूट्रोफिल, इसलिए न्यूट्रोफिल को भी हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब नाम देख के डर मत जाना, इतना बड़ा नाम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मीनिंग सेम है, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब जो मॉर्फोलॉजी मतलब जो दिखते हैं, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज़्यादा लोब से बना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। कभी कभी ऐसा बोलते हैं टर्म लेकिन उसका नाम क्या है, उसका नाम ही यही है, न्यूट्रोफिल ही वो होते हैं। तो वो तो हो गया न्यूट्रोफिल। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है न्यूट्रोफिल, टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होता है न्यूट्रोफिल, मतलब न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर देखेंगे बासोफिल, तो बासोफिल बहुत कम होता है, 0 to 5% होता है, और ईओसिनोफिल कितना होता है, 2 to 3% आपका होता है क्या, ईओसिनोफिल टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो अभी आ जाइए क्या होता है, उनका काम क्या होता है। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है,
वो हेल्प करता है फागोसाइट में। अब आप सोचोगे फागोसाइट क्या है, आपको जानते होंगे फागोसाइट क्या है। नॉर्मली लेट सपोज एक सेल आ गया, ये सेल है, ये ब्लड मतलब अंदर के, तो यहाँ पर एक फॉरेन पार्टिकल आ गया, मतलब वायरस बैक्टीरिया मतलब कुछ भी एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या है, कुछ भी फॉरेन मटेरियल आ गया। तो अभी वो क्या करेगा, वो न्यूट्रोफिल जो है, वो न्यूट्रोफिल वो उसको एनगल्फ कर देगा। कैसे करेगा, वो जैसे सीडोपोडिया एमोइबा कैसे करता है, सपोज ऐसा है, कुछ फूड पार्टिकल आया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसको घेर लेगा, घेर लेके अंदर के तरफ ले जाएगा। तो वैसे ही वो न्यूट्रोफिल जो है उस पार्टिकल को घेर लेगा धीरे धीरे से, और उसके बाद वो उसके अंदर ले लेगा, उसके अंदर वो डिग्रेड कर देगा, उसको बोलेंगे फागोसाइट। तो फागोसाइट मतलब वो क्या हो गया, न्यूट्रोफिल वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको वो खा देगा तो क्या होगा, बॉडी के लिए अच्छा होगा, तो वो उसको बोलेंगे वो न्यूट्रोफिल। अभी आ जाइए बासोफिल। बासोफिल क्या करता है, बासोफिल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके साथ वो इम्यून सिस्टम में भी काम करता है। इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम में एग्जैक्टली बोलोगे तो एलर्जिक वो करता है। एलर्जिक मतलब कुछ भी फॉरेन पार्टिकल होगा, नॉर्मली अस्थमा में होता है और पोलन ग्रेन से होता है और डस्ट पार्टिकल में होता है, तो एलर्जी होता है। वो एलर्जी क्यों होता है, वो बासोफिल की वजह से। तो इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी एलर्जी होगा उस टाइम बासोफिल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बासोफिल ही वो एलर्जिक वो करता है। नॉर्मली वो जैसे एलर्जिक मतलब अस्थमा, आप पूछ लोगे अस्थमा के कंडीशन में वो बासोफिल का कंसेंट्रेशन सबसे हाई होगा, मतलब ओब्वियसली न्यूट्रोफिल से तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑल मतलब जैसे नॉर्मली रहता है बासोफिल, उस नॉर्मली नहीं रहता है, उस बासोफिल का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो एलर्जिक करता है। तो ये हो गया बासोफिल। अभी आ जाइए कहाँ पर, यूओसिनोफिल। वो क्या करता है, वो करता है इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ क्या होता है, कुछ भी इचिंग होता है, आप थोड़ा कर लेते हो फिर थोड़ा कर लेते हो, तो क्या होगा, उसके बाद एक डॉट जैसा बॉल हो जाता है, रेड कलर जैसा डॉट जैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। मतलब यह ब्लड वेसल क्या होता है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इसीलिए वो इन्फ्लामेशन करता है। तो कौन करता है, वो होता है यूओसिनोफिल। और उसके अलावा यूओसिनोफिल बहुत काम करता है। फॉर एग्जांपल वो बहुत सारा एंजाइम या प्रोटीन सीक्रेट करता है। एक तो होता है हेपारिन। हेपारिन क्या होता है, इसको हम बोलेंगे एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट, एंटी कोआगुलेंट क्या होता है, वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। मतलब देखिए, ब्लड अगर बाहर हो जाएगा, बाहर मतलब कभी कट होगा तो आ जाएगा, तो क्या होगा, वो क्लॉट हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अरे अंदर तो ब्लड नॉर्मली मतलब लिक्विड में है, तो बाहर आने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो क्लॉट हो जाता है। अंदर में हेपारिन होता है, और जो हेपारिन होता है, याद रखना, वो हेपारिन कभी भी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेंट मतलब क्लॉटिंग, इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं, कोआगुलेंट फैक्टर। लेकिन हेपारिन कभी भी उसको क्लॉट होने नहीं देता, इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड लिक्विड होता है। लेकिन जब बाहर हो जाता है, तो बाहर आ जाएगा तो क्या, वो हेपारिन बाहर में नहीं होगा, और कोआगुलेंट फैक्टर तो है ही, तो वो क्या करेगा, वो क्लॉट कर लेगा। तो इसलिए बाहर वो क्लॉट होता है, अंदर नहीं होता है, क्योंकि अंदर हेपारिन होता है, बाहर हेपारिन नहीं होता है। ये तो एक हेपारिन हो गया। नेक्स्ट हो गया, और क्या सीक्रेट करता है, एक करता है सेरोटोनिन, एक करता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन सेरोटोनिन का काम क्या है, वो भी इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो यूओसिनोफिल का भी बहुत काम है क्या, इम्यून सिस्टम का। तो ये हो गया क्या हमारा ग्रैन्युलोसाइट का। अभी आ जाइए ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट दो तरफ का होता है और दो टाइप का होता है। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट।
मोनोसाइट देखिए, ये वाला मोनोसाइट है, ये लिम्फोसाइट। आप कुछ भी किसी भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये मोनोसाइट बहुत बड़ा है, तो इसलिए याद रखना ये मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट WBC इन एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना WBC है, न्यूट्रोफिल बोलो, बासोफिल बोलो, यूसिन बोलो, मोनोसाइट बोलो, लिम्फोसाइट बोलो, जो भी बोलो, ये सबसे बड़ा होता है। और उसका डायमीटर देखोगे, ये वाला ये जो डायमीटर, ये जो डायमीटर क्या है, उसका डायमीटर है 12 to 15 मिलीमीटर। लेकिन अगर इसका डायमीटर देखोगे, उसका डायमीटर होगा 6 to 10 मिलीमीटर। किसका? लिम्फोसाइट का डायमीटर होगा। अभी अगर कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो मोनोसाइट 6 to 8% होता है, वाइल लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 to 45%, बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा काम कौन होता है, न्यूट्रोफिल, उसके बाद होता है लिम्फोसाइट होता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन, उनका स्ट्रक्चर। अभी उसका काम देखिए, मेन काम तो मेन इंपॉर्टेंट काम है। लिम्फोसाइट क्या करता है, फागोसाइट करता है। अब आप बोलोगे फागोसाइट तो ये भी कर रहा था, तो फागोसाइट वो मोनोसाइट कैसे करेगा? याद रखिएगा, लेट सपोज, यहां पर कर लेता हूं, लेट सपोज ये टोटल कुछ वर्टिब्रेट है, लेट सपोज कुछ भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म सोच लीजिएगा। अभी उसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड के अंदर कुछ ऑर्गन होगा, तो मतलब टिश्यू भी होगा। तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, मतलब बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाएगा, तो क्या करेगा, वो फागोसाइट कर लेगा। कौन कर लेगा? न्यूट्रोफिल, क्योंकि ब्लड में है। तो अभी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो टिश्यू के अंदर चला जाता है, या फिर टिश्यू के अंदर ही वो खुद हो जाता है। तो अभी वो क्या करेगा, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा है सर्कुलेशन सिस्टम में। आप देखिएगा, मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि वहाँ पर क्या है, ब्लड कभी किसी सेल को कांटेक्ट नहीं करेगा और कुछ किसी टिश्यू को कांटेक्ट में नहीं होगा। लेकिन हमारा जो इन्वर्टिब्रेट होगा, इन्वर्टिब्रेट में ब्लड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो इसलिए उनका बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हमारा जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम बाद में पढ़ेंगे। इतना याद रखिएगा, किसी भी टिश्यू को ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। तो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो अगर टिश्यू में चला जाएगा, तो टिश्यू में क्या होगा, मतलब अभी तो मैक्रोफेज नहीं है, मतलब फागोसाइट नहीं है, तो टिश्यू में भी एक फागोसाइट है, वो करता है क्या, वो उनको खा लेता है। इनको आप जानते होंगे, उनका नाम क्या है, उसका नाम है मैक्रोफेज। ओके, वो मैक्रोफेज क्या है, वो टिश्यू में होता है और टिश्यू में वो फागोसाइट कर लेता है। अब आप पूछोगे, अभी तो आप मोनोसाइट में थे, न्यूट्रोफिल में थे, अब ये मैक्रोफेज कहाँ से आ गया? भाई ये जो मोनोसाइट है ना, यही मैक्रोफेज है, याद रखना। मतलब जब ब्लड जब फॉर्मेशन होगा तो मोनोसाइट होगा। अब वो ब्लड क्या करेगा, वो फिर चला जाएगा कहाँ पर, मोनोसाइट, वो टिश्यू पर चला जाएगा और टिश्यू पर जाकर ही वो मैक्रोफेज फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब वो जो मैक्रोफेज है, टिश्यू का जो मैक्रोफेज है, वो क्या है, वो एक्चुअली फॉर्म्ड बाय मोनोसाइट, मोनोसाइट से वो फॉर्मेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लीवर, लीवर में मैक्रोफेज कौन है, कुप्फर सेल। कुप्फर सेल आप जानते होंगे, ये जो कुप्फर सेल है वो क्या है, मैक्रोफेज है, वो उनका काम क्या है, फागोसाइट करेगा। वो कुप्फर सेल जो मैक्रोफेज है, वो कहाँ से बनता है, वो मोनोसाइट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में चला जाइए, लंग्स में मैक्रोफेज कौन है, मैक्रोग्लिया। ये जो मैक्रोग्लिया है वो भी मोनोसाइट से बनता है। मतलब जो भी मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के अंदर डिफरेंस है, न्यूट्रोफिल क्या है, वो ब्लड के अंदर फागोसाइट करता है, मैक्रोफेज क्या है, टिश्यू के अंदर फागोसाइट करता है। और वो मैक्रोफेज है, वो मोनोसाइट से ही वो बनता है। उनका काम मेनली वो मोनोसाइट का है। अब लिम्फोसाइट आ जाइए। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट का दो तरफ का होता है, ये होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट।
अब अच्छे से आप पढ़ोगे क्या पर इम्यून सिस्टम में अच्छे से पढ़ोगे। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। कैसे करता है, वो इम्यून सिस्टम में पढ़ोगे तो नॉर्मली वो क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अभी इन पांचों में एक ही कॉमन है, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में एक ही कॉमन है। वो क्या है, वो सभी इम्यून सिस्टम का हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम काम क्या है, वो पैथोजन को अगेंस्ट में फाइट करना, मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाना और इम्यून सिस्टम का रिलेटेड काम करना। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, इम्यून सिस्टम। तो इसलिए आरबीसी का काम क्या था, ऑक्सीजन को रिटेन करना और ज़्यादा बहुत सारा काम था। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का काम क्या था, इम्यून सिस्टम का काम करना। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्टिकल और द नेक्स्ट कॉर्पस्कल्स, जिसको नाम हम क्या दिए थे, मतलब अभी डिस्कवर नहीं किए थे, दिए थे, क्या दिए थे, प्लाटिलेट। और थर्ड कॉर्पस्कल हो गया, इनको बोलेंगे प्लाटिलेट, सॉरी प्लाटिलेट। और इसको भी हम बोलेंगे क्या, थ्रोम्बोसाइट। ओके, याद रखना ये जो प्लाटिलेट है हमेशा ओनली फाउंड इन मामल, याद रखना मामल में ही प्लाटिलेट होता है। और एक काम क्या करता है, क्लॉट करता है। तो क्योंकि वो क्लॉट करता है, इसको हम बोलेंगे क्या, क्लॉटिंग फैक्टर ही बोल सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर। और इसका भी हम बोल सकते हैं कोआगुलेंट फैक्टर। कोआगुलेंट मतलब उनको कोआगुलेट कर देगा, मतलब एग्रीगेट कर देगा। तो इसको बोलेंगे हम कोआगुलेंट, मतलब ब्लड को अगर एग्रीगेट करके वो ब्लड क्लॉट कर देगा, तो उनको बोलेंगे कोआगुलेंट एजेंट और कोआगुलेंट फैक्टर और द क्लॉटिंग फैक्टर। तो वो हमेशा वो मामल में दिखाता है। इसलिए आप देखेंगे जब आप फिश खाते होंगे और कटते हुए देखते होंगे, तो जो फिश का जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है। आप जब भी वो मतलब कट करके वो ड्रेसिंग करके आपको घर के देंगे, अब घर पहुंचने के बाद भी वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनमें प्लेटलेट नहीं होता है। प्लेटलेट हमेशा ओनली मामल में ही दिखा जाता है। ओके, तो एग्जैक्टली कैसा काम करता है हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है वैसे ही प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। और उनका स्ट्रक्चर क्या है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था, मतलब अंदर में घुस गया है। तो इसका ऑपोजिट है, मतलब इसका अंदर मतलब बार वाला जो है वो बार ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ये वाला हो गया है। मतलब बार वाला इसका अंदर चला गया था, इसका बाहर चला गया, मतलब ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव आरबीसी को, ये हो गया आरबीसी। ये प्लेटलेट को इसलिए बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, मतलब बार दोनों के उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स। और यू कैन से दैट ये लेंस जैसा दिखता है, हमारा आँख के लेंस जैसे हुए वो जैसे उनका ही स्ट्रक्चर है। अभी वो ई न्यूक्लिएटेड है, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। अभी वो कैसे बनता है, अभी वो बनता कैसा है, अच्छा बनता है आप अगर देखोगे ओब्वियसली मैंने बोला था पहले भी, जो रेड बोन में रहे वो आरबीसी करता है, वो डब्ल्यूबीसी करता है और वो थ्रोम्बोसाइट भी करता है। थ्रोम्बोसाइट प्रोसेस को हम क्या बोले थे, थ्रोम्बोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोपोएसिस। याद रखना, ये सफिक्स याद रखना, आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लीजिए मीनिंग क्या है उस वर्ड का, फिर आप समझ लेंगे, कुछ याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो जैसे एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ल्यूकोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, वैसे ही थ्रोम्बोसाइट फॉर्मेशन मतलब थ्रोम्बोपोएसिस। वो कहाँ पर होता है, ओब्वियसली मैंने बोला था रेड बोन मेरो।
अब इस रेड बोन मैरो में वो पहले क्या करता है, वो एक बहुत बड़ा गोल जैसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर करता है, इसको हम बोलेंगे मेगा कार्योसाइट। मेगा मतलब बहुत बड़ा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर करता है, इसको हम बोलेंगे मेगा कार्योसाइट। तो अभी इस मेगा कार्योसाइट में हम क्या करेंगे, इस मेगा कार्योसाइट अभी वो जैसे ब्लास्ट होता है, उसे ब्लास्ट होके छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े जैसे करता होता है, ऐसे 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 छोटा छोटा टुकड़े हो जाता है। यार इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्लाटिलेट। तो मतलब प्लाटिलेट मतलब पूरा सेल नहीं है, पहले एक सेल था उसको हम बोलेंगे मेगा कार्योसाइट। ऑब्वियसली एक सेल से बहुत बड़ा है, लेकिन वो जब बस्ट करके वो डिवाइड हो गया है, इनको बोलेंगे प्लाटिलेट, मतलब बहुत छोटा छोटा हो गया है, इनको बोलेंगे हम प्लाटिलेट। तो अभी प्लाटिलेट का अगर नंबर देखोगे, उसका नंबर है 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। याद रखना 1.5 लाख से 3.5 लाख। अभी अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1.5 लाख से कम हो गया, तो इस प्रोसेस को हम, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अभी बोले थे क्या बोले थे, जब ल्यूकोसाइट अगर कम हो गया उसको क्या बोलेंगे, 6000 से अगर कम हो गया उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ये पेनिया वर्ड याद रखा, पेनिया मतलब कम, तो इसे इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोपेनिया। पेनिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा हो गया, मतलब 3.5 लाख से अगर ज़्यादा हो गया, उस स्ट्रक्चर उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइटोसिस। तो इधर बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर इनका लाइफ स्पैन देखोगे तो उनका लाइफ स्पैन है 8 to 12 डेज। 8 to 12 डेज क्या हो गया, उनका लाइफ स्पैन हो गया। ओके, और वो डेस्ट्रॉय मतलब 8 से 12 दिन के बाद वो कहाँ पर डेस्ट्रॉय हो जाके डेस्ट्रॉय होते हैं, एक होता है लीवर, एक होता है स्प्लीन, इनमें जाकर वो डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने बोला था आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो से। डेस्ट्रॉय कहाँ पर जाके होता है, स्प्लीन पे। कितने दिनों के बाद, 120 दिन के बाद। लेकिन ये वाला जो है मतलब प्लाटिलेट फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेम रेड बोन मैरो, लेकिन 8 से 12 दिन के बाद वो डेस्ट्रॉय होता है। लेकिन कहाँ पर होता है, सिर्फ स्प्लेन पर नहीं होता है, कभी कभी वो लीवर पर भी वो डेस्ट्रॉय होता है। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल बॉडी फ्लूइड के बारे में। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे क्या, सर्कुलेशन के बारे में जानने के लिए कि एग्जैक्टली सर्कुलेशन क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।